नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। 3 जून को मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे राहुल गांधी। मध्य प्रदेश दौरे पर 3 जून को रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश में संगठन मजबूती को लेकर बैठक करेंगे। फिर 6 जून को राहुल गांधी बिहार जाएंगे। राजगीर में अति पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में शामिल होंगे। तो राहुल गांधी का दौरा, यानी कि अब देखें तो जिस तरीके से ताबड़तोड़ चुनाव को देखते हुए दौरे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी किए जा रहे हैं। खुद राहुल गांधी तमाम अलग अलग राज्यों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। और ऐसे में देखें तो मध्य प्रदेश के दौरे पर 3 जून को रहने वाले हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मध्य प्रदेश में संगठन मजबूती को लेकर बैठक करेंगे। यानी कि पार्टी को फिर से किस तरह से मजबूती दी जाए, नींव को और मजबूत किया जाए, इसको लेकर बैठक करेंगे। तमाम जो स्थानीय वहां के नेता और कार्यकर्ता होंगे उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ 6 जून को राहुल गांधी बिहार के दौरे पर रहने वाले। आपको बताते चले बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में कई दफा जो तमाम पार्टी के नेता है हर कोई दौरा करता हुआ नजर आ रहा है। और इसी क्रम में कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी जो है जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है ताकि बिहार में जो पार्टी का ढांचा है उसे मजबूती दिया जा सके। और इसके पहले भी कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने बिहार का दौरा किया था और अब एक बार फिर 6 जून को राहुल गांधी बिहार दौरे पर रहेंगे। राजगीर में अति पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। तो नेता विपक्ष राहुल गांधी आगामी दिनों में 2 अहम राज्यों के दौरे पर रहेंगे। 3 जून की बात करें तो मध्य प्रदेश पहुंचेंगे, जहां संगठन की मजबूती को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद 6 जून को राहुल गांधी बिहार के राजगीर में आयोजित अति पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और इन दौरों को आगामी चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस की रणनीति का बेहद अहम हिस्सा माना जा रहा है। और वहीं कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन किया है। और उन्होंने कहा कि 88 करोड़ की लागत से बना यह भवन पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों को साक्ष्य आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगा। अमित शाह ने इसे समग्र दृष्टिकोण से न्यायिक सुधार की दिशा में बेहद अहम कदम बताया है। तो केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के नए भवन का उद्घाटन और पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह हैं और इस दौरान उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। साथ ही साथ उन्होंने इस दौरान अपना संबोधन देते हुए कहा कि ये जो 88 करोड़ की लागत से बना है ये भवन पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम समेत जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनको साक्ष्य आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने में मदद करेगा। मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि एक विजन के साथ कई सालों से भारत सरकार सुरक्षित, पारदर्शी और एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के निर्माण में लगी है। इसमें आज एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। दिखने में तो महज 88 करोड़ की लागत से एफएसएल का निर्माण हुआ है, परंतु इस एफएसएल के सीएफएसएल के माध्यम से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिशा, असम, सिक्किम और उत्तर पूर्व के सभी राज्यों को एविडेंस बेस्ड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डेवलप करने में एक होलिस्टिक अप्रोच की भूमिका का निर्वहन करने में मदद करेगा। ये सभी राज्यों से, पूरे नॉर्थ ईस्ट से कॉम्प्लिकेटेड केस तो यहां आएंगे ही आएंगे, हर विधा के आएंगे, परंतु इसके साथ साथ हमारे 3 नए आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़े कानून और उसके क्रियान्वयन में एविडेंस का महत्व, फॉरेंसिक साइंस का महत्व और उसका दोषियों को सजा कराने में महत्व, ये तीनों प्रक्रिया को। और एयर मार्शल जसवीर सिंह मान ने आज भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाल लिया है। वे इस साल 1979 में वायुसेना में लड़ाकू पायलट के रूप में शामिल हुए थे और अब तक बात करें तो 3000 घंटे से अधिक की उड़ान भर चुके हैं।
इससे पहले वे वायुसेना मुख्यालय में हथियार प्रणाली के महानिदेशक के पद पर भी तैनात रह चुके हैं। एयर मार्शल मान को राष्ट्रपति के द्वारा अति विशिष्ट सेवा पदक और वायुसेना पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अब एक और नई जिम्मेदारी एयर मार्शल जसवीर सिंह मान को, और बात करें तो इन्हें 3000 घंटे उड़ान का जो अनुभव है वो है। और अब ये जानकारी मिल रही है कि जो वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान है उनके वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार इन्हें सौंपा गया है। इसके पहले भी कई चीजों में जो है वो अपनी भागीदारी पद पर दे चुके हैं। और वहीं पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। 6 राज्यों में लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं सामने आई और अब तक अगर हम बात करें तो इस आपदा में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है और आसपास के इलाकों में पानी भर चुका है। वहीं सिक्किम में तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात और बिगड़ गए हैं। प्रशासन अलर्ट मोड पर है और राहत बचाव कार्य भी जारी है। तो पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है जिसने भारी तबाही मचा दी है। 6 राज्यों में लगातार बारिश के चलते इलाकों में जो है अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ बाढ़ और भूस्खलन कि कई सारी घटनाएं भी अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। और अभी तक अगर हम बात करें तो आपदा में 27 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी भी उफान पर है और आसपास के जो इलाके हैं वहां पानी भर चुके हैं। वहीं सिक्किम की बात करें तो तीस्ता नदी का जलस्तर बढ़ने से हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशासन भी इसको लेकर अलर्ट मोड पर है और राहत बचाव कार्य प्रशासनिक तौर पर लगातार जारी है ताकि स्थिति जो है वो सामान्य बनी रहे। बढ़ते आगे ओडिशा के संबलपुर में शीतल सृष्टि के अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने का अत्याधुनिक कृषि भवन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने डबल इंजन सरकार को बधाई देते हुए कहा कि बीते 1 साल में किसानों के हित में कई अहम योजनाएं शुरू की गई हैं। नए कृषि भवन में किसानों को तकनीकी और प्रशासनिक मदद मिलेगी जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। तो धर्मेंद्र प्रधान ने कृषि भवन का उद्घाटन किया और अपना संबोधन भी दिया और किसानों को उन्होंने बधाई दी और उद्घाटन के दौरान कहा कि बीते 1 साल में किसानों के हित में कई सारी जो अहम योजनाएं हैं सरकार की तरफ से शुरू किए गए हैं जिससे किसानों को लाभ मिल सके। नए कृषि भवन से किसानों को तकनीकी और प्रशासनिक जो मदद है वो मिल सकेगी और इससे कृषि के क्षेत्र में और आगामी दिनों में मजबूती मिल सकती है। डबल इंजन सरकार को उड़ीसा में बधाई दूंगा, आभार प्रकट करूंगा। 1 साल के अंदर अनेक किसान हितैषी कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया है। उसी सिलसिले में आज हमारे संबलपुर में एक अत्याधुनिक कृषि भवन की आज लोकार्पित किया गया है। पिछले 1 साल में उड़ीसा के किसानों की हालत अच्छे हो 8,000 करोड़ रुपया की इम्प्यूट सब्सिडी धान के ऊपर दिया गया राज्य सरकार की बजट से। अभी केंद्र सरकार ने अगले साल की खरीफ के लिए यानी इसी 25-26 की खरीफ के लिए भी अपना एमएसपी की मूल्य बढ़ाया है। उसके ऊपर उड़ीसा अपने बजट से 800 रुपया देता है पर क्विंटल, जो पिछले आर्थिक वर्ष में और थोड़ा इस रबी को मिलाते हुए लगभग ये 7-8 हजार करोड़ रुपया बढ़ जाएगी। कभी भी इतना बड़ा इम्प्यूट सब्सिडी, इतना मदद किसानों को आजादी के उपरांत उड़ीसा में किसी ने नहीं किया था। हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उड़ीसा में श्री मोहन मांझी जी के नेतृत्व में सरकार कमिटेड है। और बढ़ते आगे, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता में थाईलैंड की ओपल सुजाता चुआंगसरी ने इतिहास रचते हुए खिताब अपने नाम किया है। मिस वर्ल्ड का ताज जीतने के बाद उन्होंने इसे थाईलैंड के लिए गर्व का क्षण बताया और बॉलीवुड में काम करने की इच्छा भी जताई। ओपल ने तेलंगाना सरकार और हैदराबाद की जनता को शानदार मेजबानी के लिए धन्यवाद भी किया है।
बढ़ते आगे, दिल्ली में बदरपुर इलाके में एनटीपीसी के बंद पड़े पावर प्लांट की खाली जमीन को लेकर स्थानीय लोगों ने मोर्चा खोल दिया। लोगों की मांग है कि इस जमीन पर कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसी सार्वजनिक सुविधाएं विकसित की जाए। इसी को लेकर महापंचायत के बैनर तले विरोध मार्च भी निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से अपील की है कि युवाओं के भविष्य को देखते हुए इस जमीन का उपयोग शिक्षा और खेल के लिए किया जाए। तो एनटीपीसी बदरपुर पावर प्लांट की खाली जमीन पर विकास की मांग और जो प्रदर्शनकारी हैं वो लगातार इसको लेकर जो है मांग कर रहे हैं। महापंचायत के बैनर तले विरोध मार्च निकाल रहे हैं। प्रदर्शनकारी की सरकार से अपील है कि जो युवाओं के भविष्य है उसे देखते हुए इस जमीन का इस्तेमाल शिक्षा और खेल के लिए किया जाए। बढ़ते हैं आगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर अहम बैठक की। नासिक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस बैठक में विभिन्न अखाड़ों के प्रमुखों के साथ कुंभ मेले के आयोजन, सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर विस्तार से बातचीत और चर्चा हुई। बैठक में यह भी सुनिश्चित किया गया कि धार्मिक आयोजन भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो। तो सिंहस्थ कुंभ 2027 की तैयारियों को लेकर ये अहम बैठक और नासिक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस बैठक में विभिन्न अखाड़ों के जो प्रमुख हैं उनके साथ कुंभ मेले के आयोजन, सुविधाओं और व्यवस्थाओं पर विस्तार से बातचीत चर्चा की गई। बैठक में यह भी तय किया गया कि जो धार्मिक आयोजन है वो भव्य और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न हो पाए, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग यहाँ शिरकत करेंगे, शामिल होंगे, अपनी अपनी आस्था लेकर आएंगे, तो उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना होने पाए। बढ़ते हैं आगे, भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज रिंकू सिंह और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज की शादी की तारीखें तय हो चुकी है। दोनों की रिंग सेरेमनी 8 जून को लखनऊ में आयोजित की जाएगी और वहीं विवाह की बात करें तो 18 नवंबर को वाराणसी में संपन्न किया जाएगा। प्रिया सरोज मछली शहर से सांसद हैं और सपा की युवा नेता मानी जाती हैं और इस चर्चित जोड़ी की शादी को लेकर राजनीतिक और क्रिकेट जगत दोनों में ही खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो क्रिकेटर रिंकू सिंह और सांसद प्रिया सरोज की शादी की तारीख अब सामने आ चुकी है। दोनों की शादी से राजनीतिक हलकों की बात करें या क्रिकेटर्स की दुनिया की बात करें, तमाम लोगों में हलचल देखने की मिल रही है। और वही रिंग सेरेमनी की बात करें तो 8 जून को लखनऊ में इसका आयोजन किया जाएगा, लेकिन अगर शादी की बात करें तो ये अभी वक्त है कुछ महीनों का और 18 नवंबर बताया जा रहा है जब वाराणसी में इनके विवाह संपन्न कराए जाएंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया और यह कार्रवाई मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा भड़काऊ भाषण के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद की गई है। कोर्ट के फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खुद खत्म हो गई और अब देखें तो जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि इनकी विधायकी को खतरा हो सकता है, सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी अब विधायक पद के लिए अयोग्य घोषित हुए हैं। और आपको बताते चले, विवादित बयान को लेकर, हेट स्पीच को लेकर जो है अब उन्हें 2 साल की सजा और 3,000 रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया कोर्ट की तरफ से। एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से यह फैसला आया और इसके बाद उनकी विधायकी भी रद्द हो गई। मानवता आज सिर्फ एक शब्द बनकर रह गई, जबकि राजनीति हर क्षेत्र पर हावी होती जा रही है। इसका सबसे दुखद उदाहरण फिलहाल गाजा में देखने को मिल रहा है, जहां मानवीय सहायता, विशेषकर आपूर्ति भोजन की बात करें, अब एक राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है। गाजा में भूख से जूझते हजारों लोगों के लिए राहत पहुंचाना जितना जरूरी है उतना ही कठिन भी होता जा रहा है। और हाल ही में एक विवादास्पद संगठन गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने दक्षिणी गाजा में भोजन वितरण का कार्य शुरू किया, लेकिन हालात तुरंत बिगड़ गए। भारी भीड़ और
और अव्यवस्था के चलते संगठन की टीम को पीछे हटना पड़ा और लोगों ने उनके अड्डे को नुकसान भी पहुंचाया। संगठन का कहना है कि जरूरतमंदों की संख्या बहुत ज्यादा थी और हालात भी बेकाबू हो गए। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि सुरक्षा बलों ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई और इस पूरी घटना ने साफ कर दिया कि जहां एक तरफ लोग भूख और तकलीफ से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक और सैन्य शक्तियों के बीच टकराव ने मानवीय मूल्यों को पीछे धकेल दिया। ये रिपोर्ट देखिए। गाजा की स्थिति बद से बदतर। गाजा में भूख और प्यास से हाहाकार। हिजबुल्लाह बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं। इजराइल बोले भोजन सप्लाई पर लेंगे फैसला। गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन का वितरण अभियान बाधित। गाजा में लोगों की स्थिति बद से बदतर है। वहां लोग भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। कई संगठनों के द्वारा वहां भोजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए कई दुनिया के देश स्थिति को सामान्य करने की बातों पर जोर दे रहे हैं, लेकिन हमास जिसने इजराइल के नागरिकों को बंदी बनाए हैं उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में स्थितियां और विकट होती जा रही है। इजराइल का कहना है कि जो संगठन भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं उसका फायदा लगातार हमास को मिल रहा है, जिसके कारण वह हमारे नागरिकों को नहीं छोड़ रहा है और इसलिए वहां जाने वाले भोजन सप्लाई को वह बंद कर देगा। और कितना और किस रूप में मानवीय सहायता पहुंचानी है इसका फैसला हम कर लेंगे। इसलिए एक संगठन जिसका नाम गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन है, इसके द्वारा भोजन पहुंचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन बीते दिनों हजारों फिलिस्तीनियों ने दक्षिणी गाजा में खुले गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन नाम के इस संगठन के अड्डे को तहस नहस कर दिया, जबकि संगठन का कहना है भोजन लेने वालों की भारी संख्या के कारण उनकी टीम को पीछे हटना पड़ा। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि संगठन की सुरक्षा करने वालों ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई। दरअसल इस संगठन को अमेरिका और इजराइल का समर्थन हासिल है और ये संयुक्त राष्ट्र को दरकिनार कर गाजा में मदद करने का इरादा रखता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसे अनैतिक और अव्यावहारिक बताते हुए खारिज कर दिया, क्योंकि इस संगठन पर हथियारबंद सुरक्षा गार्डों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जा रहा है। इसके साथ ही ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले जीएचएफ ने कहा था कि भोजन से लदे उसके ट्रक गाजा में सुरक्षित ठिकानों पर पहुंच गए हैं और लोगों को खाना बांटना भी शुरू कर दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि अब तक कहां और कितनी मदद पहुंचाई गई। संगठन का विरोध आखिर क्यों? यूएन और संगठनों ने जीएचएफ से सहयोग से किया इनकार। जीएचएफ पर मदद को हथियार बनाने का लगाया आरोप। जीएचएफ ने कहा हमारा सिस्टम मानवता पर आधारित है। संयुक्त राष्ट्र और गाजा में मदद पहुंचाने वाले दूसरे संगठनों ने जीएचएफ के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया। यूएन और दूसरे संगठनों का कहना है जीएचएफ के साथ काम करने का तरीका मानवता के सिद्धांतों के खिलाफ है और ऐसा लगता है कि ये संगठन मदद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। वहीं जीएचएफ ने बीते दिन पत्रकारों को भेजे गए एक बयान में कहा कि उसने गाजा में अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसका बाकायदा वीडियो भी जारी किया गया। वहीं जीएचएफ ने यूएन और दूसरे संगठनों की आलोचना को भी खारिज करते हुए कहा कि कुछ लोग मदद को आने देने की तुलना में इस व्यवस्था को तोड़ने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, लेकिन उसका सिस्टम पूरी तरह से मानवता के सिद्धांत पर काम करता है और आगे भी करता रहेगा। विवाद की जड़ में क्या है? जीएचएफ केंद्रों पर होती है सख्त सुरक्षा जांच। इजरायली सैनिक करते हैं वितरण केंद्रों की निगरानी। जीएचएफ मानवता के सिद्धांतों में फेल, यूएन का बयान। हमास ने जीएचएफ पर लगाया भुखमरी फैलाने का आरोप। दरअसल संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियां इस संगठन के मदद बांटने के तरीके से बिल्कुल असहमत है। उनका कहना है गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन से मदद लेने वाले की सुरक्षा की जांच होती है और इसके बाद ही उन्हें भोजन और साफ सफाई में काम आने वाले सामान के बॉक्स दिए जाते हैं। ये सामान जीएचएफ के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटरों में मिलता है, जो ज्यादातर सेंटर दक्षिणी गाजा में है। इसके साथ ही उनका कहना है कि संगठन के भोजन बांटने के सेंटर प्राइवेट सुरक्षा गार्डों की हिफाजत में है और इनके चारों ओर इजरायली सैनिक गश्त लगा रहे होते हैं, इसलिए यह संगठन मानवता के बुनियादी ढांचों का पालन करने में नाकाम है। वहीं हमास का कहना है कि ये संगठन व्यवस्था की जगह अव्यवस्था पैदा करेगा। ये एक ऐसी नीति थोपेगा जो फिलिस्तीन में लोगों को भुखमरी का शिकार बनाएगी
और युद्ध के समय भोजन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेगी। जीएचएफ ने हमास के बयान की निंदा की, लेकिन गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने हमास के इस बयान की निंदा की। संगठन का कहना है कि हमास जीएचएफ की मदद करने वालों को मौत की धमकी देकर उन्हें निशाना बना रहा है। जीएचएफ के सुरक्षित ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश हो रही है। साथ ही हमास गाजा के लोगों को मदद के लिए वितरण केंद्रों पर आने से भी रोका जा रहा है। युद्ध का मूल कारण आखिर क्या? हमास हमले के बाद इजराइल ने मदद रोकी, बंधकों की रिहाई तक सैन्य अभियान रहेगा जारी। गाजा में संघर्ष विराम टूटा, हमला हुआ तेज। युद्ध की राजनीति में मासूम लोग बन रहे शिकार। गाजा में जारी मानवीय संकट के जड़ में इजराइल और हमास के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। यह पूरा संघर्ष उस समय तेज हुआ जब हमास ने इजराइल पर हमला किया, जिसके बाद इजराइल ने 2 मार्च को गाजा में आने वाले मानवीय मदद की पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी। 2 हफ्ते बाद इजराइल ने हमास के साथ 2 महीने पुराने संघर्ष विराम को खत्म कर सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि यह कदम गाजा में हमास के द्वारा अभी भी बंधक 58 नागरिकों की रिहाई के लिए उठाया गया है। इजरायल ने स्पष्ट किया कि जब तक उसके नागरिक सुरक्षित वापस नहीं लौटते, तब तक सैन्य अभियान जारी रहेगा। इस स्थिति में सबसे गंभीर सवाल ये है कि कब तक हमास इजरायल के अस्तित्व को नकारता रहेगा और कब तक आम नागरिक इन मानवीय त्रासदियों का शिकार बनते रहेंगे। फिलहाल के इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।